नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 2 गोल के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो प्रश्न 1 है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, या फिर वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या है इन चारों में से? ये कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 2, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? तो इसके ऑप्शन है, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका सही उत्तर है उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। हमने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, तो ये उत्तर हमारा सही है। क्यों? तो पहले प्रश्न में मेजर ध्यानचंद का यह कहना कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, और अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता, यह बताता है कि वे खेल को सही भावना से खेलने में विश्वास करते थे, ना कि क्रोध या बदले की भावना से। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो पहला उत्तर दिया हमने कि वे खेल को सही भावना से खेलते थे, तो वो हमारा उत्तर जो क्या है, सही है। और दूसरे प्रश्न में था कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था? उनका जो हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। तो हमने क्या उत्तर दिया था? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। तो ये हमारा उत्तर सही क्यों है? क्योंकि दूसरे प्रश्न में मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर उनके अद्वितीय खेल कौशल के कारण कहा गया, क्योंकि उन्होंने खेल के प्रति अपनी गहरी समझ और निपुणता से सभी को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है मिलकर करे मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो शब्द हैं ये वाले, ठीक है, और अर्थ इनके यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके। लांस नायक, इसका सही मिलान हम किससे करेंगे? भारतीय सेना का एक पद, रैंक। ठीक है। तो पहले का हो गया ये मिलान। दूसरा है बर्लिन ओलंपिक, तो इसका सही मिलान होगा इससे। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। अब तीसरा है हमारा पंजाब रेजिमेंट, इसका सही मिलान क्या होगा? स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। ठीक है। अगला है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, तो इसका सही मिलान है अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। तो चौथे का इससे मिलान हो जाएगा। और सूबेदार कौन होता है? सूबेदार होता है स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। ठीक है। तो ये हो गया पांचवे का। और छठा है छावनी। छावनी का सही मिलान है सैनिकों के रहने का क्षेत्र।
तो इस तरह से हमें सही मिलान करना था। अब अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, अपनी कॉपी पर लिखिए। तो क्या है प्रश्न? बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। एक प्रश्न ये हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या है? मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपने इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो अब इन दोनों पंक्तियों का क्या अर्थ है, आइए इसे समझते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, इस पंक्ति का मतलब यह है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, गलत काम करता है, किसी के साथ बुरा करता है, वह हमेशा इस डर में रहता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा होगा। जैसे हमने पाठ पढ़ा था, उसमें क्या था? जब एक खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद जी के सिर पर हॉकी स्टिक मारी थी, तो उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं मेरे सिर पर भी मेजर ध्यानचंद जी हैं जो वो हॉकी स्टिक ना मार दे। तो मतलब उसने उनके साथ जो गलत किया, उसे लगा कि वो भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ करेंगे। तो इस पंक्ति का मतलब यह है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह हमेशा इसी डर में रहता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा होगा। और दूसरा प्रश्न था हमारा ये, तो इसका सही उत्तर क्या है? इस पंक्ति का अर्थ यह है कि ध्यानचंद हमेशा टीम की सफलता को प्राथमिकता देते थे, कि टीम की सफलता उनके लिए सबसे पहले थी और व्यक्तिगत श्रेय की बजाय टीम वर्क को महत्व देते थे। कि खुद मतलब कि ये नहीं चाहते थे वो कि सिर्फ मुझे श्रेय मिले, अपने आप के बारे में नहीं सोचते थे, पूरी टीम के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे कि व्यक्तिगत श्रेय की बजाय टीम वर्क को, उनके समूह को महत्व देते थे। इसी खेल भावना ने उन्हें विश्व भर के खेल प्रेमियों का प्रिय बना दिया। अगला प्रश्न है हमारा सोच विचार के लिए। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। किसके बारे में पता लगाना है? पहला है ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था, और दूसरा है किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो आइए देखते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी कड़ी मेहनत, लगन और खेल भावना में था। वे हर स्थिति में खेल की मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखते थे। ठीक है, और अगला प्रश्न था किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यानचंद ने मैदान में अपनी टीम के खिलाड़ियों को गोल का श्रेय देने की आदत बना रखी थी, जो यह दर्शाता है कि वे हमेशा दूसरों को पहले रखते थे। यह उनकी टीम भावना और सहयोग के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। तो आप इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको इस पाठ की और भी विशेषताएं नजर आएंगी, तो उन्हें आपको अपनी कॉपी पर फिर से लिखना है। ठीक है, तो क्या है वो बातें, पहले देखते हैं। अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए कि हमें कौन कौन सी विशेषताएं इसमें नजर आई हैं। हम उसकी एक सूची बना लेंगे और फिर हमने क्या करना है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। फिर जो हमने सूची बनाई है विशेषताओं की,
उन्हें हमें अपनी कक्षा में सभी के साथ, समूह के साथ, मतलब सभी के साथ साझा करना है। ठीक है, समूह में मिलकर जो हमने इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाई है वो इस तरह से है। सबसे पहले क्या है, व्यक्तिगत अनुभव। ठीक है, कि लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है, जो पाठ को उनकी स्थिति से जोड़ता है, कि जो भी उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया उसको उन्होंने साझा किया है हमारे साथ, और वो पढ़ने वाले जो हम, जैसे कि हम मैं पाठक, उनकी स्थिति से जोड़ता है। अगला है खेल भावना। दूसरी विशेषता क्या है, खेल भावना। पाठ में खेल भावना का महत्व और इसे बनाए रखने का संदेश दिया गया है, कि हमें खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए, ना कि बदले की भावना से। अगली विशेषता है प्रेरणादायक घटना। इस संस्मरण में एक प्रेरणादायक घटना का विवरण है, जिसमें ध्यानचंद ने अपनी योग्यता का परिचय दिया। ठीक है, मतलब कि उनकी इस घटना से हमें क्या, उनके जीवन की इस घटना से हमें प्रेरणा मिलती है। अगला है, अगली विशेषता संवादात्मक शैली। पाठ में एक संवादात्मक शैली अपनाई गई है, जिससे यह और भी जीवंत हो जाता है। ठीक है, इसमें मतलब और भी निखार आ जाता है इस संस्मरण में। अगली विशेषता है सिद्धांत और मूल्य। इसमें बताया गया है कि किस तरह से ध्यानचंद ने अपने खेल में मूल्यों को बनाए रखा और उनका पालन किया। अब जो इसी का अगला प्रश्न है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा किए। जो अभी हमने जो भी विशेषताएं पढ़ी उसे हमें क्या करना है, कक्षा में सबके साथ साझा करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी सेम वही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। अब देखिए, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं, जिनमें एक ही शब्द 2 बार प्रयोग में लाया गया है। देखिए, जैसे जैसे जैसे, वैसे वैसे, ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। ठीक है, इन शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। तो जैसे ये है 2, जैसे जैसे, वैसे वैसे, तो हमें ऐसे ही 5 शब्द युग्म लिखने हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें। 5 शब्द युग्म हैं, गांव गांव, रोम रोम, बूंद बूंद, पास पास, अपना अपना, तार तार। तो आप इन शब्दों के अलावा कोई और भी बना सकते हैं शब्द युग्म। ठीक है, जैसे लिखते लिखते, हंसते हंसते। ठीक है, इस तरह से। प्रश्न ख है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। इनके तो एक जैसे थे ऊपर वाले के, जैसे जैसे, वैसे वैसे। ठीक है, लेकिन अब जो ख भाग में हम कर रहे हैं उसमें क्या है, शब्द युग्म तो है, लेकिन वो दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे से भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। ठीक है, तो अब हमें ऐसे ही 5 शब्द बनाने हैं, शब्द युग्म बनाने हैं, जिनमें दोनों शब्द क्या होंगे, वो भिन्न होंगे। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो हमारा सही उत्तर है रहन सहन, लड़ाई झगड़ा, हंसी मजाक, भाग दौड़, रीति रिवाज। ठीक है, ग भाग में देखिए, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। अब इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, यानी कि हार या जीत, बूढ़े व बच्चे, इनके नीचे रेखा खींची गई है, उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें ध्यान से पढ़िए
हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, हार और जीत को हम ऐसे लिख सकते हैं, बच्चे व बूढ़े को ऐसे। ठीक है, योजक चिन्ह लगा देंगे इनके बीच में। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। तो अब हमें इन शब्दों को योजक की सहायता से लिखना है। तो जैसे अच्छा या बुरा, तो किस तरह से लिखेंगे? अच्छा योजक चिन्ह बुरा। ठीक है, इसी तरह से हम इन सभी को लिख देंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिखना है। छोटा या बड़ा को इस तरह से योजक चिन्ह लगा देंगे, अमीर और गरीब इस तरह से, उत्तर और दक्षिण इस तरह से, गुरु और शिष्य इस तरह, और अमृत या विष इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इनके भी मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग हमें करना था। अब अगला प्रश्न है हमारा, बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हे, भे, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। जैसे ये वाक्य है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, और दूसरे वाक्य में ये ही शब्द नहीं है। तो ऊपर वाले वाक्य में हमने अपने वाक्य पर क्या है, अपनी बात पर क्या है, बल दिया है। ठीक है, तो अपनी बात पर बल देने के लिए हम कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। और पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर हमें अब लिखना है। जो भी हमने इस पाठ को हमें दोबारा से पढ़ना है, और इसमें जो भी इस तरह के वाक्य आए हैं जिनमें ही, भी, तो शब्द आया है, उन्हें हमें अपनी कॉपी पर लिखना है। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो आइए देखते हैं। तो ये सभी वाक्य जो हैं हमने इसी पाठ में से लिए हैं। पहला देखते हैं, खेल में तो यह सब चलता ही है। अब यहाँ पर ही शब्द आ गया, और इसी वाक्य में अगर हम ही हटा दें तो क्या बनेगा? खेल में यह सब चलता है। अगला वाक्य हमने लिखा, उन दिनों भी यह सब चलता था। उन दिनों भी, और अगर हम इसमें से भी शब्द हटा दें तो इस तरह से बनेगा, उन दिनों यह सब चलता था। फिर अगला वाक्य हमने लिखा, इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब यहाँ पर ही शब्द जोड़ दिया हमने, और अगर बिना ही के लिखे तो इतना कहते वह खिलाड़ी घबरा गया। अगला वाक्य है, इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। और अगर हे शब्द हटा दें तो इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं करता था। तो कहने का अर्थ है, यदि इन वाक्यों में से ही, भी, तो शब्द हटा दिए जाएं तो वाक्य का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, उसका बल जो है कम पड़ जाता है। ठीक है, और इसका बल क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है। हमारी बात में वो दम नहीं रहता अगर हम इन शब्दों को, ही, भी, तो शब्दों को अगर हम हटा दें। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? जो वाक्य का प्रभाव जो है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ से आगे आपकी बात। प्रश्न क, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। और दूसरा प्रश्न है, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छे लगते हैं और क्यों? तो आइए देखते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क का उत्तर है, यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो संभवतः मैं भी अपने तरीके से बदला लेने की कोशिश करता, लेकिन ध्यानचंद जैसे खेल भावना से भरे हुए तरीके से नहीं। उनका तरीका प्रेरणादायक है। ठीक है, और अगला प्रश्न था,
आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? तो उत्तर है इसका, मुझे क्रिकेट और हॉकी दोनों ही खेल बहुत पसंद हैं। क्रिकेट में विराट कोहली और हॉकी में मेजर ध्यानचंद मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उनकी खेल भावना और अनुशासन प्रेरणादायक है। अगला प्रश्न समाचार पत्र से, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है, पेरिस ओलंपिक 2024 क्लोजिंग सेरेमनी। भारत ने दूसरी बार ओलंपिक में जीते 6 मेडल, लेकिन नहीं टूटा टोक्यो का रिकॉर्ड। ये हाल ही की खेल समाचार संबंधित सूचना है। और इसी का अगला प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं, ठीक है, और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत हमें दिया गया है कि इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। तो आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, तो उसमें जो कमेंट्री होती है उसी तरह से आपको क्या करना है, उस कमेंट्री का अभिनय करना है। उस खेल का आपको आंखों देखा प्रसारण जो है वो प्रस्तुत करना है। तो इस प्रश्न को आप सभी स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायरी लिखना कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। तो क्या क्या डायरी लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक है? आप जहाँ लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं, ठीक है। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे तो 2 वाक्य हो या 2 पृष्ठ हो, चाहे आप 2 वाक्यों में डायरी लिखो या 2 पेज में, ठीक है। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसका प्रारूप बता देती हूँ मैं आपको कि किस तरह से लिखना है। तो डायरी का प्रारंभ आप इस तरह से करेंगे। पहले लिखेंगे डायरी लेखन, फिर जिस भी दिन आप जिस भी तारीख को लिख रहे हैं पहले दिनांक डालेंगे, फिर उसके नीचे दिन डालेंगे कौन सा दिन है और समय डाल देंगे, ठीक है। अब किस तरह से लिखेंगे? जो भी आपके दिन भर में हुआ है या आपने जो भी कुछ देखा है, जो भी अनुभव किया है, वो लिख सकते हैं। जैसे आज मैं अपने विद्यालय से लौट रहा था, तभी मैंने रास्ते में एक बच्चे को देखा जो भूखा था। वह जलेबियों की दुकान के बाहर खड़ा होकर ललचाई नज़रों से मीठी मीठी जलेबियों को देख रहा था। तब मैं उस दुकान में गया और मैंने उस बच्चे को जलेबियां खरीद कर दी। उस बच्चे ने बड़े ही चाव से सारी जलेबियां खा ली और फिर मुझे धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। मुझे भी उस बच्चे की सहायता करके अच्छा लगा और मैं भी अपने घर लौट आया। और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायरी लेखन करना था। अब अगला प्रश्न है आज की पहेली। यह एक रोचक पहेली दी गई है। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा।
तो ये हमें पहेली यहाँ पर ये दी गई है, तो हमें पता लगाना है कि कौन सा खिलाड़ी इन तीनों में से गोल करेगा। तो अगर देखा जाए तो यदि इसे देखें हम तो वो यहाँ से जाता हुआ, ठीक है, चाहे वो यहाँ से जाए फिर भी वो गोल नहीं कर पाएगा, है ना। और अगर इस खिलाड़ी को देखें, अगर वो यहाँ से जाता है इस तरह से, तो ये रास्ता उसका यहाँ पर बंद हो गया, तो ना ही ये खिलाड़ी गोल कर पाएगा। अब इसका देखते हैं हम, अगर ये खिलाड़ी यहाँ से जाता है तो ये खिलाड़ी जो है यहाँ पर पहुँच जाता है। तो कौन सा खिलाड़ी सही गोल करेगा, कौन सा खिलाड़ी गोल कर रहा है इसमें, ये वाला, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, ये, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं झरोके से। आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा, ठीक है, डांडी या गोथा। तो यहाँ पर डांडी या गोथा खेल से संबंधित जानकारी दी गई है कि इसमें कौन सी खेल सामग्री लगती है और कैसे इस खेल को खेला जाता है। तो आप सभी बच्चों ने इसे पूरा पढ़ना है, समझना है, और जब आपको ये खेल के नियम समझ आ जाएंगे तो आपको अपने मित्रों के साथ इस खेल को खेलना है, ठीक है। तो इसे आप अवश्य खुद से ज़रूर पढ़िएगा। अब साझी समझ। आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझनी है। जो ये डांडी गोथा वाला जो ये नियम दिए गए हैं इसे आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल खेलिए, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके, ठीक है। ऊपर हमें डांडी या गोथा के नियम दिए गए हैं, तो हमने उन्हें पढ़ना है, फिर हमें खेलना है उसे, ठीक है, अपने मित्रों के साथ। फिर दूसरे प्रश्न में हमने किसी स्वदेशी खेल के बारे में लिखना है, उसके नियम के बारे में लिखना है, उन्हें समझना है, और फिर हम उस खेल को, ताकि कोई भी बच्चा उस खेल को, नियम को पढ़कर खेल सके। तो आइए देखते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर है, भारत का एक प्रसिद्ध स्वदेशी खेल कबड्डी है। यह खेल ग्रामीण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। आइए इसके नियमों पर एक नज़र डालते हैं। तो कबड्डी के नियम क्या हैं? टीमें। सबसे पहला नियम है टीम। कबड्डी में 2 टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक टीम में कुछ अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं, यानी एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होते हैं, जिन्हें सब्स्टिट्यूट के रूप में रखा जाता है। जैसे अगर कोई खिलाड़ी घायल हो गया है किसी भी तरह से, या उसे चोट लग गई है, या किसी भी वजह से अगर वो नहीं खेल पा रहा है, तो उसकी जगह पर जो अतिरिक्त खिलाड़ी रखे गए हैं उनमें से हम उन्हें खिला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है मैदान। कबड्डी का मैदान आयताकार होता है। पुरुषों के लिए यह 13x10 यानी कि 13 लंबाई और 10 चौड़ाई, और महिलाओं के लिए 12x8 मीटर होता है, यानी कि 12 लंबाई और 8 चौड़ाई। मैदान को बीच में एक रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। अब अगला पॉइंट है रेड और डिफेंस। एक टीम से एक खिलाड़ी विपक्षी टीम के हिस्से में जाकर उन्हें छूने की कोशिश करता है, इसे रेड कहा जाता है, ठीक है, कि रेड डालने गया है वो। रेड करने वाले खिलाड़ी को विपक्षी टीम के हिस्से में कबड्डी कबड्डी कहते हुए बिना सांस छोड़े वापस अपनी
सीमा में आना होता है। ठीक है, विपक्षी टीम के हिस्से में जाकर क्या करना होता है, बिना सांस छोड़े अपनी सीमा में आना होता है। चौथा पॉइंट है सांस रोकना। रेड करने वाला खिलाड़ी लगातार कबड्डी कबड्डी बोलते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को छूने की कोशिश करता है। अगर वह बिना सांस छोड़े सफलतापूर्वक वापस आ जाता है तो छुए गए खिलाड़ियों को आउट माना जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है आउट और अंक। रेड करने वाले खिलाड़ी द्वारा छुए गए प्रत्येक खिलाड़ी को आउट माना जाता है और रेड करने वाली टीम को अंक मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर रेड करने वाला खिलाड़ी विपक्षी टीम के किसी भी खिलाड़ी को छूने में असफल रहता है या विपक्षी खिलाड़ी उसे पकड़कर रोक लेते हैं तो रेड करने वाला खिलाड़ी आउट माना जाएगा और विपक्षी टीम को 1 अंक मिलेगा। अगला पॉइंट है जीत और हार। खेल के अंत में जिस टीम के पास अधिक अंक होते हैं वह जीत जाती है। और 7वां पॉइंट है अतिरिक्त नियम। यदि एक टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो इसे लोन कहा जाता है और विपक्षी टीम को 2 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर कबड्डी खेल के नियम पढ़े। अब इन नियमों को पढ़कर कोई भी बच्चा जो है वो इस खेल को खेल सकता है। अब ये अगला प्रश्न है खोजबीन के लिए। नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। कौन कौन से वो सामग्रियां हैं? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, प्रेरक गाथाएं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ओलंपिक मेजर ध्यानचंद के साक्षात्कार। ठीक है, तो इसे आपको कहाँ से पढ़ना है? पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से आपने पढ़ना है, देखना है और इसे समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको खुद से करना है, यहाँ से आपको पढ़ना है इसे। ठीक है, अब आगे है पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी। आइए इसे भी देख लेते हैं एक बार। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, यानी बहुत तेज तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की भी कमी होती है। तो इस बीमारी से वो ग्रस्त था। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए। इस प्रश्न के साथ कि सब के साथ एक साथ यह दौड़ जीते हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है? निर्णायकों ने, यानी कि जो जजेस थे, उन्होंने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।